तो आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम क्लास 12 के मैथ्स का टॉपिक लेकर आए हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपको डिटर्मिनेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आपको इस लेक्चर में डिस्क्राइब करके बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक बिना स्किप करके देखेंगे, तभी आपको ये माइनर्स और कोफैक्टर्स के मीनिंग और इसके मतलब प्रॉपर्टीज़ आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो स्वागत है आप सबों का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर और कोफैक्टर्स ये एक डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स के होते हैं। मतलब अगर डिटर्मिनेंट दिया गया है और उस डिटर्मिनेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो सारे ही एलिमेंट्स के माइनर्स भी होंगे और कोफैक्टर्स भी होंगे। और ये आपको हम अभी बता देते हैं कि डिटर्मिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स तब एग्जिस्ट करते हैं जब डिटर्मिनेंट्स के ऑर्डर या तो 2 या उससे अधिक होते हैं। जब डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 होगा तो उसका माइनर्स और कोफैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात को हम आपको इस लेक्चर्स के अंदर समझाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम माइनर्स क्या होता है यह आपको समझाने जा रहे हैं। तो माइनर्स को यहाँ पर डिफाइंड मतलब करने के लिए या इसे आपको समझने के लिए एक डिटर्मिनेंट हमें लेना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। A B C D E F M N P। तो हमने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिया है जिसका ऑर्डर 3 है। अब इस डिटर्मिनेंट में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट्स का माइनर होगा और जब आप माइनर निकालने सीख जाएंगे तो फिर कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हर एलिमेंट का माइनर किस तरह से फाइंड किया जाता है, किस तरह से डिफाइंड होता है, ये आपको बताते हैं। तो अभी हमने डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 रखा है। फिर हम इसको डिटर्मिनेंट जब ऑर्डर 2 का होगा उसके लिए सीखेंगे और जब डिटर्मिनेंट ऑर्डर 1 का होगा तो इस केस में उसका माइनर कोफैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये भी हम थोड़ी देर के बाद इसके बारे में आपको बताएंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हर एक एलिमेंट्स के यहाँ पर माइनर एग्जिस्ट करेंगे। तो हर एलिमेंट्स का मतलब कोई भी एलिमेंट्स जानते हैं हर एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट के इनसाइड एक पोजीशन होता है कि वह एलिमेंट किस रो और किस कॉलम से बिलोंग करता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये ए यह इस डिटर्मिनेंट के अंडर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। मतलब इस एलिमेंट का अगर हम पूछें कि इस एलिमेंट का रो क्या होगा तो रो 1 होगा और कॉलम क्या होगा तो कॉलम 1 होगा। तो इस एलिमेंट का एलिमेंटल पोजीशन। तो सबसे पहले सिंबल, माइनर का सिंबल क्या होता है। तो माइनर ऑफ AIJ, ठीक है, माइनर ऑफ AIJ। और यहाँ पर AIJ क्या है, डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स हैं। तो माइनर ऑफ AIJ इसे डिनोट किया जाता है MIJ से, ठीक है। यहाँ पर कोई एलिमेंट जिसका एलिमेंटल सिंबल AIJ है जिसमें I इस एलिमेंट के रो के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, रो के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और J इस एलिमेंट के कॉलम के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में माइनर इस एलिमेंट का सिंबल फिक्स किया गया है MIJ। अब यह होता क्या है, यह होता है ए डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट होगा ऑब्टेंड, जिसे हम ऑब्टेंड मतलब एक डिटर्मिनेंट होगा जो किस तरह से मिलेगा। तो जिस एलिमेंट का हमें यहाँ पर माइनर निकालना है वह जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसे हम डिलीट कर देंगे डिटर्मिनेंट के इनसाइड और जो डिटर्मिनेंट उसके बाद बचेगा वही
इस एलिमेंट के माइनर को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही हम यहाँ पर आपको लिखने जा रहे हैं कि माइनर ऑफ ए आई जे, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं कैपिटल एम आई जे से, और यह होता है एक डिटर्मिनेंट जो ऑब्टेंड होता है, ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, यह कोफैक्टर हमें कब मिलेगा? तो हम जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं वह एलिमेंट जिस रो में लाई करता है उस रो को आपको डिलीट कर देना है, जिस कॉलम में लाई करता है उस कॉलम को डिटर्मिनेंट के इनसाइड डिलीट कर देना है। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट दिखेगा हमें, वही डिटर्मिनेंट इस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम माइनर ऑफ ए, इस डिटर्मिनेंट के अंदर अगर हम ए का माइनर निकालना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ए यह इस डिटर्मिनेंट के अंदर किस पोजीशन पे है। अगर इसका पोजीशन लिखना चाहें तो A11, मतलब यह एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बिलोंग करता है। तो माइनर ऑफ ए, इसका सिंबल जस्ट हम इस तरह से लिखेंगे M11। ठीक है, अब यह माइनर का वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यह एलिमेंट जिस रो में लाई करता है उसे डिलीट कर देना है, जिस कॉलम में लाई करता है उसे भी डिलीट कर देना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह एलिमेंट फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को हम अपने दिमाग से थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, और फर्स्ट कॉलम को भी इसी तरह से अपने दिमाग से थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। तो जब इस डिटर्मिनेंट के अंदर अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो यह एलिमेंट लाई करता है उसे थोड़ी देर के लिए अगर हटा दे, तो सबसे पहले ये दो पैरेलल लाइन और इसके इनसाइड फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद ई एफ एन पी यह बचेगा। तो हम देख सकते हैं यह डिटर्मिनेंट है, और यह डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, जिसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह से E इंटू पी माइनस एन इंटू एफ। ठीक है, तो यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ ए आपको यह लिखना ही नहीं है। हम माइनर निकालने जा रहे हैं तो माइनर के लिए M लेटर यूज करेंगे कैपिटल, और जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालने जा रहे हैं उसका रो और कॉलम का वैल्यू हमें यहाँ पर असाइन कर देना है, मतलब लिखना है इसके नीचे में। ठीक है, उसके बाद हम जिस एलिमेंट का माइनर निकालने जा रहे हैं वह जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसे डिलीट कर देना है, और जो बचेगा हमारे सामने वह एक डिटर्मिनेंट होगा जो कुछ इस तरह का। अगर डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 का है तो यहाँ पर हर एलिमेंट का कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम माइनर ऑफ एलिमेंट D मालूम करना चाहें तो D यहाँ पर किस रो किस कॉलम में लाई कर रहा है, तो हम देख सकते हैं यह सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। तो देयरफॉर माइनर, इसका माइनर मतलब माइनर ऑफ D, इसका सिंबल हो जाएगा M, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, D सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका माइनर का सिंबल हो जाएगा M21। और M21 यह एलिमेंट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को अगर डिलीट कर देते हैं तो हमारे सामने BCNP और यह दो पैरेलल लाइन रिमेंस बचता है। तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे BCNP और पैरेलल लाइन। तो देख सकते हैं यह हमारे सामने एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है, और इसकी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, B इंटू पी माइनस एन इंटू सी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स के माइनर्स को निकाल सकते हैं एक डिटर्मिनेंट के इनसाइड। ठीक है, अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं जिसमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर बहुत सारे नंबर्स हम रखेंगे और हर एलिमेंट्स के यहाँ पर माइनर्स के वैल्यू हम यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम एक डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं जिसके इनसाइड नंबर्स हम लेकर चलेंगे, और तब फिर हम यहाँ पर सारे ही एलिमेंट्स के माइनर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एक डिटर्मिनेंट एज्यूम करते हैं, लेट डेल्टा -2 5 6
4 -1 0 7 8 9। तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर लिया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके इनसाइड 9 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं, तो सारे एवरी एलिमेंट के यहाँ पर माइनर यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले माइनर ऑफ -2, माइनर ऑफ -2, इसे आपको लिखना ही नहीं है। माइनर ऑफ -2, यह लाइन या यह सेंटेंस आपको लिखना ही नहीं है। जस्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं और अभी आपको बता रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर शुरू में आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने इसे लिखा है। जस्ट आपको इसका सिंबल यहाँ पर लिखना है। तो -2 कौन से रो में लाई कर रहा है? फर्स्ट रो में। और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है? फर्स्ट कॉलम में। तो माइनर ऑफ -2, इसका स्टैंडर्ड सिंबल हो जाएगा M11। अब यह -2 जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसे हमें यहाँ पर डिलीट करना है। डिलीट करना है मतलब मन में मान के चलना है कि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर इरेज कर दिया है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जिसमें -2 लाई कर रहा है, अगर इसे इरेज कर देंगे थोड़ी देर के लिए, तो -1 0 8 9 और यह दो पैरेलल लाइन यहाँ पर दिखेगा। तो -1 0 8 9। और देख सकते हैं यह ऑर्डर 2 का एक डिटर्मिनेंट है, जिसकी वैल्यू हम निकालने के लिए ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर इसके वैल्यू हम लिखेंगे -1 × 9, -9 -8 × 0 0, मतलब -9। ठीक है। उसी तरह से 5 यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में लाई कर रहा है। तो इसका कोफैक्टर का सिंबल हो जाएगा, फर्स्ट रो है तो रो के लिए 1 लिखेंगे और कॉलम कौन सा है? सेकेंड। तो M21। तो M12 यह माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनर ऑफ किसका? 5। ठीक है। फिर से हम आपको बता रहे हैं यह लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। माइनर ऑफ 5 के लिए जस्ट आप ये स्टैंडर्ड सिंबल लिखेंगे तो आपका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर सामने आ जाएगा। ठीक है। तो -5 फर्स्ट रो और 5 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में लाई कर रहा है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए मान के चलेंगे कि हमने इसे इरेज कर दिया है। तो हमारे पास 4 7 0 9 और यह दो पैरेलल लाइन यहाँ पर दिखाई देगा। तो फिर से यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हमारे सामने है, जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे 4 × 9 36 -7 × 0, तो 36 इसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके इनसाइड, मतलब 9 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट्स के यहाँ पर माइनर को हम आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 9 का माइनर निकालना चाहें तो 9 यह कौन सा रो में है? तीसरा रो में है, मतलब थर्ड रो में है, और तीसरा कॉलम मतलब थर्ड कॉलम में लाई करता है। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पर -9 का माइनर निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले इसे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में इसके माइनर्स के सिंबल को लिखना होगा। तो M33, मतलब यहाँ पे माइनर उस एलिमेंट का निकालने जा रहे हैं जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में लाई करता है, जो यहाँ पर 9 है। ठीक है। अब यहाँ पर 9 थर्ड रो और थर्ड कॉलम में लाई करता है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, मतलब डिलीट कर देंगे या रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो इसे रिमूव करने पर हमारे पास -2 5 4 और -1 दिखाई दे रहा है, और ये मतलब चारों एलिमेंट्स और ये पैरेलल लाइन के इनसाइड। तो -2 5 4 -1 जो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके हम निकाल लेते हैं। -2 × -1 2 और 4 × 5 20 -80। ठीक है। तो यहाँ पर 9 का माइनर्स का वैल्यू -18 होगा। ठीक है। एक और एलिमेंट का हम निकालते हैं, जिसे 0 का निकालना चाहते हैं। तो 0 हम देख सकते हैं कौन सा रो में है? सेकेंड रो में है, और कॉलम कौन सा है? थर्ड कॉलम है। तो इसका माइनर के लिए स्टैंडर्ड सिंबल हो जाएगा सेकेंड रो 0, पहले रो का वैल्यू लिखा जाता है, और माइनर्स के लिए हमेशा कैपिटल M ही लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे लेटर को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है। इट इज़ एन स्टैंडर्ड सिंबल। ठीक है। तो यहाँ पर M, उसके बाद रो, जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालने जा रहे हैं वह उसका रो का वैल्यू को लिखना है। तो सेकेंड रो है और कॉलम यहाँ पर थर्ड है, तो M23। ठीक है। यह सिंबल हो गया।
अब यहाँ पर ज़ीरो जिसका हम माइनर निकालने जा रहे हैं और इसके माइनर के सिंबल को हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। सेकेंड रो में लाई कर रहा है और थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास -2 5 7 8 विद इन 2 पैरेलल लाइन्स, -2 5 7 8। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर से हमारे सामने एक डिटर्मिनेंट है जिसकी ऑर्डर 2 है और इसका वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होता है। -2 इंटू +8 तो -16 और 7 इंटू 5 35 और यह हो जाएगा हमारा 51 -51। ठीक है, तो इस तरह से आपको माइनर के वैल्यू निकालने होते हैं। अब माइनर को निकालने के बाद अगर हम कोफैक्टर निकालना चाहें जो कि बहुत ही आसान होता है, तो अब हम यहाँ पर कोफैक्टर्स क्या होता है इसे सीख लेते हैं। किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर क्या सिंबल होता है उसे एक्सप्रेस करने का, ये सब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के अंडर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे ही एलिमेंट्स के माइनर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यह डिटर्मिनेंट या तो ऑर्डर 2 या उससे एबव ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, अब हर एलिमेंट के माइनर के साथ साथ हर एलिमेंट के कोफैक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर का सिंबल क्या होता है, इसके वैल्यू को किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको सारे बात अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो जिस तरह से हमने माइनर किसी भी एलिमेंट के लिए माइनर का सिंबल फिक्स किया, उसी तरह से किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होगा। तो कोफैक्टर ऑफ एक एलिमेंट जिसका सिंबल AIJ है, इसका कोफैक्टर का सिंबल हो जाएगा कैपिटल AIJ। कोई भी एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम में है उसके कोफैक्टर का सिंबल हो जाएगा कैपिटल A लिखना है, कोफैक्टर के लिए कैपिटल A लिखना है, ऐसा नहीं कि C लिखना है। और यहाँ पर जिस रो और जिस कॉलम में यहाँ पर एलिमेंट लाई करता है उस रो और कॉलम के वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। अब ये होता क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू जब आप माइनर निकालने सीख चुके हैं तो इसका वैल्यू बहुत ही आसान है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम एक्चुअल में माइनर ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर कोफैक्टर AIJ, यह MIJ मतलब जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं उस कोफैक्टर का वैल्यू उस एलिमेंट के माइनर के इक्वल हो जाएगा। कब, जब I + J इवन होगा। जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं उसका रो और कॉलम का वैल्यू का सम अगर इवन आता है, इवन जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसे इवन नंबर कहा जाता है, तो उस कंडीशन में उस एलिमेंट का कोफैक्टर उसके माइनर के इक्वल हो जाता है। और अगर इवन नहीं होगा तो ऑड होगा, तो अगर ऑड आता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोफैक्टर माइनर के निगेटिव के बराबर होगा। कब, जब I + J क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, कोफैक्टर इक्वल्स टू माइनर के बराबर होगा जब I और J को ऐड करने पर वैल्यू क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये सब होगा। तो कोफैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर हमें मालूम करना है उसका माइनर निकाल के हम उसके कोफैक्टर के वैल्यू को लिख सकते हैं। बट अगर रो और कॉलम का यहाँ पर I और J का सम ऑड आता है तब भी हम कोफैक्टर निकालेंगे। जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं उसका हम माइनर निकालेंगे और उसके आगे जब I और J का सम ऑड होगा तो उसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इसके अंदर 4-5 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। जैसे अगर हम 4 का कोफैक्टर ऑफ 4, तो सबसे पहले इसका सिंबल क्या होगा, तो सिंबल में A तो हम लिखेंगे ही, A लिखते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि यह जिसका कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं यह किस रो और किस कॉलम में लाई कर रहा है। तो हम देख सकते हैं यह सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर रो के लिए 2 लिखेंगे और कॉलम के लिए 1 लिखेंगे। ठीक है,
अब 8 to 1, 2 और 1 मिलकर 3 होता है, 2 और 1 का सम 3 होता है जो कि ऑड है। तो यहाँ पर हम M21 ही लिखेंगे लेकिन माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि Aij का वैल्यू हर कंडीशन में उसके एलिमेंट्स के माइनर के इक्वल ही होता है। बस कभी कभी माइनर के आगे प्लस साइन होगा और माइनस साइन होगा। माइनस साइन तभी होगा जब यहाँ पर I और J को ऐड करने पे ऑड आता है। तो यहाँ पर 2 और 1 को ऐड करने पर 3 जो कि ऑड है, ऑड आता है। इसलिए यहाँ पर इस कोफैक्टर का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग माइनर के नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस आगे लिखेंगे और यहाँ पर माइनर निकालने के लिए 4 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, जिसे हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अगर हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दें तो हमारे सामने 5, 6, 8, 9 और 2 पैरेलल लाइन और आगे नेगेटिव होगा। तो 5, 6, 8, 9 तो माइनस ब्रैकेट में हम इसे एक्सपेंड करके वैल्यू, मतलब इसके वैल्यू को लिखते हैं डिटर्मिनेंट के 5 × 9 45 और 8 × 6 48। तो 45 - 48 मिलकर -3 होगा, बट आगे में माइनस है तो इस तरह से इसका आंसर +3 होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 8 का कोफैक्टर निकालना चाहें, कोफैक्टर ऑफ 8, तो सबसे पहले इसका सिंबल A से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 थर्ड रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसे 32 लिखेंगे। 3 हो गया यहाँ पर 8 के रो का वैल्यू, 2 हो गया यहाँ पर 8 का कॉलम का वैल्यू, तो A32। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पर 3 और 2 को ऐड करने पर 5 आता है जो कि ऑड है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू M32, लेकिन आगे नेगेटिव, मतलब माइनर इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के यह कोफैक्टर है और इसका वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर के नेगेटिव के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं और यहाँ पर 8 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करके देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। तो अगर हम थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास -2, 4, 6 और 0 यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन के इनसाइड होगा, मतलब ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट होगा। तो -2, 4, 6, 0, तो -2 × 0, 0 और 4 × 6 24। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट को अगर ब्रेक करेंगे तो आंसर 24 आएगा प्लस। ओके, अब अगर हम 7 का कोफैक्टर निकालना चाहें तो कोफैक्टर ऑफ 7 सिंबल A से स्टार्ट होगा। अब 7 हमारा 3 मतलब थर्ड रो में लाई कर रहा है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो इसके लिए सिंबल हो जाएगा A31। और यहाँ पर 3 और 1 ऐड होने के बाद 4 आता है जो कि इवन है। तो इस कंडीशन में इसका कोफैक्टर का वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर के बराबर होगा और साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 और 1 मिलकर 4 हो रहा है जो कि इवन है। अब यह थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, जिसे एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास 5, 6, -1, 0 और 2 पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, तो 5, 6, -1, 0, इसे एक्सपेंड करते हैं 5 × 0, 0 और -1 × 6 तो -6, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, +6। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कोफैक्टर आपको इस तरह से निकालने होंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए भी माइनर ही चाहिए, बस उसके आगे प्लस और माइनस साइन कब लगाएंगे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं उसका रो और कॉलम का वैल्यू का सम अगर इवन आएगा तो उस कंडीशन में उस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालने के लिए उसके माइनर निकालेंगे और यहाँ पर उसका साइन मतलब प्लस होगा और वही माइनर और कोफैक्टर आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अगर ऑड आता है तो फिर हमें उस माइनर के आगे माइनस लगा के उसके वैल्यू को लिखना होगा। ठीक है, आगे से हम क्या करेंगे,
कि इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। ये आप एक्चुअल में ये होता है, आपको याद रखना है कि कोफैक्टर एक्चुअल में माइनर के बराबर होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और माइनर हमेशा डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आगे से हम ये सीधा इसी के इनसाइड एक्सपेंड करते हुए लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, जीरो का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ जीरो, कोफैक्टर ऑफ जीरो, तो सबसे पहले इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ए। यह कौन सा रो में है, सेकेंड रो, और कॉलम कौन सा है, थर्ड। तो A23 जानते हैं यह -M23 के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे और M23 निकालने के लिए यहाँ पर किसका माइनर निकालने जा रहे हैं, जीरो का। तो जीरो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में लाई करता है। इसे एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास -2578। तो अब हम डिटर्मिनेंट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम मान के चलेंगे कि हमारे पास -2578 और दो पैरेलल लाइन है। तो सीधा हम एक्सपेंड करते हुए ही इसके वैल्यू को लिखेंगे। तो -2578 और दो पैरेलल लाइन, तो यहाँ पर ब्रैकेट माइनस है, तो इसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे और -2 × 8। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो उस कंडीशन में इस तरह से हमें एक्सपेंड करके वैल्यू लिखना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसके वैल्यू को एक्सपेंड करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर -2578 है, तो -2 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, -16 माइनस, और 7 × 5 35 होगा। तो हम देख सकते हैं यह दोनों मिलकर -51 हो जाएगा, अल्टीमेटली 51। ठीक है, तो यहाँ पर कोफैक्टर जीरो का 51 होगा। ठीक है, तो ये कोफैक्टर और माइनर के कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है। अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं जिसका ऑर्डर 2 होगा, और उस केस में हम माइनर और कोफैक्टर को निकालेंगे। फिर हम डिटर्मिनेंट ऑर्डर 1 का लेंगे और देखेंगे कि इस केस में माइनर और कोफैक्टर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। जो हमने आपको शुरू में बताया था कि कोफैक्टर और माइनर सिर्फ और सिर्फ उस डिटर्मिनेंट के एग्जिस्ट करेंगे जिसके ऑर्डर 2 या उससे अधिक होंगे। जब डिटर्मिनेंट की ऑर्डर 1 होगी तो उस केस में उसके माइनर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और माइनर अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर कोफैक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कोफैक्टर को निकालने के लिए हमें माइनर का वैल्यू मालूम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अब हम डिटर्मिनेंट लेंगे जिसका ऑर्डर 2 होगा, और उसका माइनर और कोफैक्टर निकाल कर आपको बताते हैं। तो डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं, ऑर्डर हमारे पास है 5 -8 7 -6। तो हम देख सकते हैं हमारे सामने यह डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, और इसके अंडर हमारे पास 4 मतलब एलिमेंट्स हैं। इस डिटर्मिनेंट के यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम 5 का माइनर निकालने जा रहे हैं, माइनर ऑफ 5, जिसका सिंबल हो जाएगा M से। और यहाँ पर 5 कौन सा रो और कौन सा कॉलम में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इसका सिंबल हो जाएगा M11। तो इसका माइनर निकालने के लिए भी हम वही करेंगे जो हमने ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के माइनर निकालने के लिए किए थे। मतलब यह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसे डिलीट कर देना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पर हमारे पास -6 और 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, -6। तो आपको इसे मॉडुलस नहीं समझना है, क्योंकि शुरू में ही हमने आपको समझा दिया है कि माइनर किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं तो वह जिस एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में डिटर्मिनेंट के इनसाइड लाई करता है उसे डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट ऑब्टेन होता है उसी के वैल्यू के इक्वल्स होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो 5 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद -6 और ये पैरेलल लाइन जो एक डिटर्मिनेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यह डिटर्मिनेंट ऑर्डर 1 का, चूंकि माइनर का वैल्यू ऑलवेज एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो डिटर्मिनेंट है यह ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट है, और यहाँ पर जानते हैं इसका आंसर -6 होगा। ओके, उसी तरह से अगर हम निकालना चाहें इसका निकालते हैं 7 का, माइनर ऑफ 7। तो 7 यहाँ पर जिस रो में सबसे पहले माइनर के लिए M यूज करेंगे,
और यहाँ पर 7 देख सकते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21 इसका माइनर का स्टैंडर्ड सिंबल होगा। फिर से यहाँ पर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर डिलीट करना है, तो हमारे पास -8 दो पैरेलल लाइन के इनसाइड, मतलब फिर से हमारे सामने एक डिटर्मिनेंट है जो ऑर्डर 1 के डिटर्मिनेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑफ कोर्स इसका आंसर भी -8 होगा, ठीक है। और जिस तरह से माइनर हम निकालते हैं तो उसी तरह से फिर कोफैक्टर का भी सिंबल होगा, और कोफैक्टर निकालने का भी सेम प्रोसेस होगा जो हमने आपको ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को फाइंड करने के लिए बताया था। जैसे अगर हम यहाँ पर -8 का कोफैक्टर निकालना चाहें तो कोफैक्टर ऑफ -8, तो कोफैक्टर के लिए सिंबल A होता है। अब यहाँ पर देखना है कि -8 कौन सी रो में है, तो फर्स्ट रो में है, कॉलम कौन सा है, सेकेंड है, और 1 और 2 मिलकर कितना हो जाता है, 3, जो ऑड है। तो यहाँ पर A12 M12 के बराबर होगा, बट आगे माइनस लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 मिलकर ऑड होता है। तो इस केस में कोफैक्टर माइनर के नेगेटिव के बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग माइनर के नेगेटिव के बराबर होगा। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और -8 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में लाई कर रहा है, जिसे हम डिलीट कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ पर दो पैरेलल लाइन के इनसाइड 7। अब जानते हैं माइनस पहले से है और डिटर्मिनेंट यहाँ पर 7 का निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट हमारे सामने जो दिख रहा है वह यह है, और यह ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट है, दिख रहा है यहाँ पर, इसका आंसर 7 होगा। बट पहले से यहाँ पर माइनस आ चुका है, इसलिए यहाँ पर कोफैक्टर का आंसर -7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर और माइनर्स इस तरह से आपको फाइंड करने हैं। अब आप कंसीडर करें, जब ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हमारे सामने होता है तो माइनर और कोफैक्टर में जो डिटर्मिनेंट हमें इवेलुएट करना होता है वह ऑर्डर 1 का हो जाता है। जब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट था तो माइनर और कोफैक्टर में वैल्यू निकालने के लिए हमें जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू इवेलुएट करना होता था वो ऑर्डर 2 होता था, मतलब 3 से 1 कम। ऑर्डर 2 में 2 से 1 कम, मतलब ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट। बट आप समझ सकते हैं जब डिटर्मिनेंट हमारे सामने ऑर्डर 1 का होगा तो उस केस में कोफैक्टर और माइनर निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए जिसका ऑर्डर 1 से कम, 0, 1 से 1 कम 0, और 0 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता नहीं है। इस चीज़ को हम आपको एग्जांपल से समझा देते हैं कि इस केस में जब डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 होगा तो उसका माइनर और कोफैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डेल्टा, ठीक है। हमारे सामने एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पर अगर हम 7 का माइनर निकालना चाहें तो माइनर ऑफ 7 जिसका सिंबल M11 होगा। तो डिटर्मिनेंट का माइनर का डेफिनेशन यह है कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम माइनर निकालते हैं तो वह एलिमेंट डिटर्मिनेंट के इनसाइड जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसे हमें एलिमिनेट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है उसकी वैल्यू उस एलिमेंट के माइनर के इक्वल होता है। अब अगर हम 7 जो इस डिटर्मिनेंट के इनसाइड मात्र एक एलिमेंट है, इसका माइनर निकालने के लिए हमें 7 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो इसे अगर डिलीट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 पैरेलल लाइन बचेगा। आप इमेजिन करें कि यहाँ पर 7 जिस रो में लाई करता है फर्स्ट रो में, जिस कॉलम में लाई करता है फर्स्ट कॉलम में, उसे अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 पैरेलल लाइन और इसके इनसाइड कुछ दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इसका माइनर एग्जिस्ट करेगा? माइनर तो तभी ना एग्जिस्ट करेगा जब यह एक डिटर्मिनेंट होगा। तो यह तो खाली 2 पैरेलल लाइन है और इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर नॉट एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो इसलिए माइनर और कोफैक्टर्स, जब माइनर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोफैक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट्स नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। इस चीज़ को हम लिख भी देते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट does not exist, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट का भी माइनर और कोफैक्टर निकालने चल दिए।
इसे कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताने जा रहे हैं। आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट है हमारे सामने 2 - 3 4 1 - 1 0 -2 और 3 और 5 लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पर एक ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे कॉलम 3 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। कॉलम 3 के अलोंग हमने इसे इसलिए एक्सपेंड किया है कि इसमें एक ज़ीरो हमें दिखाई दे रहा है, तो एक कैलकुलेशन हमारा कम हो जाएगा। कॉलम 3 के जगह पर हम रो 2 के अलोंग भी एक्सपेंड करते, तब भी हमें एक ज़ीरो यहाँ पर मिलता। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 3 का 4 है, और जानते हैं यह कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, जिसे ऐड करने पर 4 ऑब्टेंड होगा। तो यहाँ पर 4 का साइन प्लस होगा, इंटू 4 फर्स्ट रो में लाई करता है और थर्ड कॉलम में लाई करता है। तो रो और थर्ड कॉलम डिलीट करने पर हमारे पास 1 -1 -2 3। डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्सपेंड करके कैसे निकालते हैं ये आप जानते ही हैं, तो इसको बताने का यहाँ पर कोई मतलब इस तरह से ये होता है वो होता है कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि आप डिटर्मिनेंट के सारे लेक्चर्स स्टार्टिंग से देखें, और अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे लेक्चर्स को देखा है तभी आपको ये सारे फैक्ट्स आसानी से समझ में आएंगे, नहीं तो फिर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, किसी भी लेक्चर्स को आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको उसे नंबर 1 से, मतलब जहाँ से लेक्चर डिटर्मिनेंट का स्टार्ट हुआ है आप वहाँ से सीक्वेंस में देखेंगे, तब सारे फैक्ट्स को आप आसानी से समझ पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी पहले से आपने डिटर्मिनेंट्स को पढ़ के रखा है, तब फिर आप किसी भी लेक्चर्स को इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं, आपको सारे ही फैक्ट्स आसानी से समझ में आएंगे। तो यहाँ पर 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 -2 3, तो यहाँ पर 1 इंटू 3 -2 इंटू -1 2, उसके बाद 4 के बाद 0 आएगा, तो 0 यहाँ पर 0 इंटू ये मतलब जानते हैं 0 इंटू समथिंग होगा, ये टर्म हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद बारी आती है 5 की, तो 4 के बाद फिर 5 प्लस ही होगा चूँकि 0 माइनस था, तो 5 यह रो और यह कॉलम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, तो हमें 2 इंटू -1 -2 और -1 इंटू -3 -3। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इंटू 3 -2 1 और 5 इंटू +3 -2 1। ठीक है, यहाँ पर भी 3 -2 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर 4 + 5 कितना होगा 9। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है 9। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर 9 आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको कुछ निकालने दे रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम 9 ऑलरेडी निकाल के रख चुके हैं। नाउ इवेलुएट A11 इंटू A11 प्लस A12 A13 इंटू A13, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर स्मॉल a यह एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल A यह इस एलिमेंट के कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं कैपिटल A11 यह कोफैक्टर्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम ये सारे कोफैक्टर्स को थोड़ा देर के लिए दिमाग से हटा दें तो हमारे पास A11 A12 A13, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखा जाए तो यह तीनों एलिमेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो यह एक्सप्रेशन जिसमें फर्स्ट रो का तीनों एलिमेंट लिया गया है और हर एलिमेंट में उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर एक खास पैटर्न है कि अगर डिटर्मिनेंट मतलब यहाँ पर फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया गया है और हर एलिमेंट में उसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर ऐड किया गया है और इसका वैल्यू हमें फाइंड करने दिया गया है। तो देखते हैं हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम क्या लिखेंगे, A11 और A11 जानते हैं, यहाँ पर M11 हो जाएगा क्योंकि 1 + 1 2 होता है। तो यहाँ पर इस कोफैक्टर का वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग माइनर के बराबर होगा। फिर यहाँ पर A12 और A1 2 3 होता है तो यहाँ पर -M1 2 होगा। 1 और 2 मिलकर यहाँ पर 3 जो कि ऑड है तो यहाँ पर इसका कोफैक्टर इसके करस्पॉन्डिंग माइनर के नेगेटिव के बराबर होगा। फिर यहाँ पर A13 और A1 + 3 मिलकर 4 होता है तो यहाँ पर M13 लिखेंगे। ठीक है, अब A11 यहाँ पर 2 है इनटू A11 का कोफैक्टर M11, तो इसी का कोफैक्टर निकालना है। तो यह जिस रो और जिस कॉलम में पड़ता है उसे डिलीट करेंगे तो हमारे सामने -1 0 3 5 चूँकि 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है तो इसे मतलब रिमूव करेंगे तो हमारे पास -1 0 3 5 और 2 पैरेलल लाइन बचेगा। ठीक है, दूसरा टर्म का साइन यहाँ पर प्लस इंटू माइनस होगा। फिर A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जो कि -3 है। अब फिर M112 मतलब इसी का कोफैक्टर है, A12 का कोफैक्टर M12 होगा तो इसका कोफैक्टर निकालना है तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो हमारे पास 1 -2 और 0 5। ठीक है, उसके बाद A13 प्लस A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 है इनटू इसका कोफैक्टर निकालना है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे तो 1 -1 -2 3 1 -1 -2 3 यह हमारे सामने होगा। ठीक है, तो अब इसे वैल्यू निकालते हैं। 2 × -1 × 5 -5 और 3 × 0। फिर यहाँ पर माइनस प्लस होगा 1 × 5 5 -2 × 0 0 फिर +4 1 × 3 3 और -2 × -1 मतलब +2 होगा। ठीक है, बीच में पहले से ही माइनस होता है तो 2 × -5 कितना हो जाएगा -10। 3 × 5 15 होगा और 4 × 3 - 2 1 4 तो 15 4 19 में से 10 9 जो कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर यह एक जनरल प्रॉपर्टीज है। जनरल प्रॉपर्टीज ये है कि डिटर्मिनेंट में किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो का एलिमेंट को किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो का एलिमेंट लेंगे और हर एलिमेंट में उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर आता है। मैं एक बार फिर से बोलने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे। किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी एक रो का एलिमेंट लेना है और हर एलिमेंट में उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और ऐसा करने पे जो आंसर आएगा वह उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। अब चूंकि हमने डिटर्मिनेंट को शुरू में ही फाइंड कर लिया था 9, तो अब से अगर हमारे सामने इस तरह का सिचुएशन होगा तो हम इसका वैल्यू निकालने नहीं जाएंगे, बल्कि हम डिटर्मिनेंट के वैल्यू अगर हमें दिया गया है या हमने निकाला है तो उसके आंसर को डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ हमारे सामने है। अब एक इसी पे हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, मान लेते हैं यह कौन सा कॉलम है, सॉरी कौन सा रो है, थर्ड रो है। तो थर्ड रो का यहाँ पर तीनों एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखने जा रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ए, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, एलिमेंटल सिंबल, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका कोफैक्टर हो जाएगा यहाँ पर 31। इसका एलिमेंटल सिंबल हो जाएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम A32 इनटू कैपिटल A32।
अब प्लस तीसरा एलिमेंट A33 इंटू A33। तो अगर हम आपसे यहाँ पर पूछें इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए लंबा चौड़ा यहाँ पर प्रोसेस में नहीं जाना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीसरा रो का ईच एलिमेंट में, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट के तीसरा रो का ईच एलिमेंट में उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, और इस केस में आंसर होता है डिटर्मिनेंट के बराबर। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। तो क्या कॉलम के साथ भी ऐसा होता है? क्या किसी कॉलम के ईच एलिमेंट में उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो क्या फिर से आंसर डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल्स होगा? आइए देख लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कॉलम के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर किसी कॉलम के ईच एलिमेंट में उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं तो आंसर डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर फिर हम इसे कंक्लूड कर देंगे। इवेलुएट A12 इंटू A12, A22 इंटू A22, A32 इंटू A32। ठीक है। इसका वैल्यू हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फिर से हम ऑब्जर्व करेंगे कि A12, A22 और A33। तो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट होगा। A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट होगा। और A32 है, A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट -3 है, फिर -1 है और 3 है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये सिंबल में जो एलिमेंट्स लिया गया है ये सेकंड कॉलम का लिया गया है, और हर एलिमेंट में उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है। ठीक है। यहाँ पर 32 लिख देते हैं। तो इसका आंसर भी यहाँ पर 9 ही आएगा। ठीक है। इसका आंसर भी हम यहाँ पर निकालते हैं, देखते हैं, 9 ही आएगा। तो सबसे पहले A12 और यहाँ पर कोफैक्टर A12 है जिसे हम लिखेंगे -M12, जो कि 1 और 2 मिलकर कितना हो जाता है, 3, जो कि ऑड है। तो इस कोफैक्टर का वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर के निगेटिव के बराबर होगा। फिर A22 और यहाँ पर A22 है तो इसे M22 लिखेंगे। फिर A32 और 3 to 5 होता है तो -M32। अब A12 जो कि -3 है, और यहाँ पर यह A12 का वैल्यू खुद माइनस है और एक माइनस हमें शुरू में और लगाना होगा, इनटू M12। तो M12 इसका कोफैक्टर निकालना है, सॉरी इसका माइनर मतलब इसका माइनर निकालना है। M12 इसका माइनर निकालना है। तो यह रो और यह कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 1 - 2 0 5, 1 - 2 0 5। फिर A22 जो कि -1 है। अब फिर इसका कोफैक्टर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर देते हैं तो 2 4 - 2 5, 2 4 - 2 5 यह होगा। फिर यहाँ पर इसका साइन सबसे पहले माइनस लिख देते हैं। और A32 3 है। अब फिर इसका कोफैक्टर मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम डिलीट कर देते हैं तो 2 1 4 0, मतलब ऊपर में 2 4 होगा फर्स्ट रो में और नीचे 1 0 होगा। ठीक है, 1 0। अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले -3, 1 × 5 5 -0। फिर यहाँ पर -1, 2 × 5 10 और -2 × 4 -8, और उसके बाद -3, 2 × 0 0 और -1 × 4। तो 3 × 5 कितना होगा, 15। और यहाँ पर 10 माइनस प्लस, तो 10 + 8 18 × -1 -18 होगा, और -3 × -4 +12 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
15 और 12 मिलकर 27 होगा और माइनस 18, तो 27 में से 18 अगर हम घटा देते हैं 9, जो कि किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट के बराबर। ठीक है, तो कॉलम के साथ भी यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है जैसा रो के साथ। तो कंक्लूजन हमारे पास यह है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो के ईच एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आंसर डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल होता है। या किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी कॉलम के ईच एलिमेंट में उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं तो आंसर इस केस में भी उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसे हम आपको समराइज करके लिख देते हैं, फिर हम एक और कंक्लूजन आपको यहाँ पर बताएंगे। तो कंक्लूजन ये है, इफ टू ईच एलिमेंट of a row is multiplied by its cofactor and added, the value becomes equals to the determinant। ठीक है, if to each element of a row is multiplied by its cofactor and added, the value becomes equals to the determinant। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल A11 प्लस A12 प्लस A13, जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट रो के एक डिटर्मिनेंट जो कि ऑर्डर 3 का है, फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया है। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। हर मतलब फर्स्ट रो का ऐसा नहीं कि 2 ही एलिमेंट लेना है। अगर ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेने जा रहे हैं तो फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स को लेना है और हर एलिमेंट में उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे A11 में कैपिटल A11, A12 में कैपिटल A12 और A13 में कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ठीक है, इसी के जगह पे दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, रो के जगह पर सिर्फ कॉलम लिखना है, यहाँ पे रो के जगह पे क्या कर देंगे, कॉलम। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम कॉलम के साथ करेंगे, मतलब किसी एक कॉलम का ईच एलिमेंट में उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आंसर डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो कॉलम का एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, ये कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम, तो 31 हो जाएगा और इसमें कोफैक्टर इसका हो जाएगा A31। ये कॉलम 3 का दूसरा एलिमेंट A32 इंटू A32 और तीसरा एलिमेंट A33 इंटू A33। इसकी वैल्यू अगर हम आपसे पूछेंगे तो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट के बराबर। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे कि एलिमेंट लेंगे किसी एक रो का और हर एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरे रो का कोफैक्टर्स, तब देखते हैं आंसर हमारा क्या होता है। ठीक है, अगर एलिमेंट किसी रो का लेंगे और हर एलिमेंट में उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो आंसर आपको मालूम रखना है डिटर्मिनेंट्स के इक्वल होगा और सेम चीज़ कॉलम के साथ भी होगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं एलिमेंट लेते हैं फर्स्ट रो, इसे सबसे पहले इवेल्युएट करके समझ लेते हैं। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट लेते हैं A11, उसके बाद A12 और A13। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट हमने लिया है, बट अब हम कोफैक्टर लेंगे थर्ड रो, मतलब फर्स्ट रो के अलावे हमारे पास यहाँ पर सेकेंड रो और थर्ड रो है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो का एलिमेंट लेंगे लेकिन कोफैक्टर्स या तो सेकेंड रो का लेंगे या थर्ड रो का लेंगे। तो अगर हम थर्ड रो का कोफैक्टर लेते हैं, याद रखना है फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट में हम यहाँ पर थर्ड रो का पहला एलिमेंट का कोफैक्टर्स ही
मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट में थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। फर्स्ट रो का ईच एलिमेंट में किसी दूसरे रो का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट में अगर हम थर्ड रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ए, इसका कोफैक्टर का सिंबल क्या हो जाएगा 3 1। फिर उसी तरह से A1 2, तो इसका सामने इस एलिमेंट का कोफैक्टर का सिंबल हो जाएगा A32 और इसके सामने इसका कोफैक्टर का सिंबल हो जाएगा A33। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसका आंसर 0 आएगा। यह प्रॉपर्टी है कि अगर डिटर्मिनेंट में किसी भी रो के ईच एलिमेंट में किसी दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है, जो यहाँ आने वाला है। ठीक है, तो ये हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। A11 और A31 यह हो जाएगा M31, A12 और यह हो जाएगा -M32 और A13 यह हो जाएगा M33। ठीक है, सबसे पहले सारे कोफैक्टर्स को हमने माइनर में कन्वर्ट कर दिया है। अब A11 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर M13, इसका कोफैक्टर निकालना है। M13 मतलब -2 का माइनर निकालना है। तो यह रो यह कॉलम, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। तो -3 4 -1 0, -3 4 -1 0। उसके बाद यहाँ पर साइन माइनस होगा और A12 -3 है और M32 इसका कोफैक्टर निकालना है। तो यह रो और यह कॉलम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे तो 2 4 1 0, 2 4 1 0। उसके बाद A13 4 है और M33 इसका कोफैक्टर निकालना है। तो यह रो और यह कॉलम चला जाएगा। तो 2 -3 1 1, 2 -3 1 -1। ओके, 2 इंटू -3 इंटू 0 0, -1 इंटू 4 तो -4 होगा। फिर यहाँ पर +3 होगा। 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 4 4 और यहाँ पर 4, 2 इंटू -1 -2 और -1 इंटू -3 ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 8 हो जाएगा और 3 इंटू -4 -12 होगा और 4 यहाँ पर +3 और -2 मिलकर 1, 4 1 जा 4, तो 8 और 4 12 -12 0। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसका आंसर 0 आएगा। तो यह प्रॉपर्टी अब हमारे सामने है कि डिटर्मिनेंट में किसी भी रो के ईच एलिमेंट में किसी दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। और सेम फैक्ट कॉलम के लिए भी होता है कि डिटर्मिनेंट के इनसाइड किसी भी कॉलम के ईच एलिमेंट में किसी दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। इस चीज़ को भी हम यहाँ पर कंक्लूड करके लिख देते हैं। कंक्लूजन्स क्या है? इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ a row of a determinant is multiplied by the corresponding cofactors of the elements of other row and added, the value becomes equals to 0. The value becomes 0. The value becomes
0, ठीक है। और सेम चीज़ कॉलम के लिए भी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी, इसमें आप सिर्फ एलिमेंट्स रो के जगह पे कॉलम कर लेना, ठीक ना। सेम चीज़ कॉलम के लिए भी होगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एक सिंबल लिखना चाहें, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम इस डिटर्मिनेंट के थ्रू, चूँकि इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, तो यहाँ पर हम कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में आपको इवेल्युएट करने दे रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है और इसके आंसर को लिखना है। जैसे पहला A13 A11 प्लस A23 इंटू A21 फिर A33 इंटू A31। हम इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कैपिटल ए वाला सारा सिंबल यहाँ से हटा देना है। उसके बाद जो स्मॉल ए वाला सिंबल होगा उससे आपको मालूम करना है कि ये सारे एलिमेंट्स किस रो या किस कॉलम के हैं। तो यहाँ पर A13 8 देख सकते हैं, मतलब 3 सबका लास्ट में सेम है, मतलब यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स कॉलम 3 के लिए गए हैं, कॉलम 3 के यहाँ पर लिए गए हैं। और यहाँ पर A13 में यहाँ पर और देख सकते हैं, फिर हम कोफैक्टर को गौर से देखें तो कोफैक्टर्स हमारा यहाँ पर किसका लिया गया है, यहाँ पर 1 1 2 1 3 1, तो कोफैक्टर्स हमारा यहाँ पर फर्स्ट रो का लिया गया है, ठीक है। A11 देख सकते हैं, जो बाद वाला नंबर है यहाँ पर हर कोफैक्टर के सिंबल में बाद वाला जो नंबर है 1 है, तो कोफैक्टर्स लिया गया है फर्स्ट रो का, एलिमेंट्स लिया, सॉरी कोफैक्टर्स लिया गया है फर्स्ट कॉलम का, और एलिमेंट्स लिया गया है थर्ड कॉलम का। और यहाँ पर A13 में कैपिटल A11, मतलब इस एलिमेंट का सिंबल जानते हैं A13 होगा, और इसके कोफैक्टर का यहाँ पर इस एलिमेंट का सिंबल हो जाएगा कैपिटल A11, मतलब हर यहाँ पर जो भी कोफैक्टर लिया गया है, कोफैक्टर मतलब एलिमेंट्स लिया गया है कॉलम 3 का, और कॉलम 3 के ईच एलिमेंट में जो कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वह फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर्स और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है। तो आंसर जानते हैं इस केस में कितना आएगा, 0 आएगा। नहीं, कोफैक्टर किसी रो का हो या किसी कॉलम का, जैसे यहाँ पर किसी कॉलम का कोफैक्टर है तो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर है, और हर एलिमेंट में फर्स्ट कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर लिखें आपके लिए, A21 इंटू A21, A22 इंटू A22 और A23 इंटू A23, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A21 A22 A23, मतलब फर्स्ट हर एक एलिमेंट का पहला नंबर सेम है 2, मतलब सेकेंड रो का एलिमेंट लिया गया है, और हर एलिमेंट में उसी का कोफैक्टर्स, चूँकि देखते हैं यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21 है, यहाँ पर 22 है तो यहाँ पर भी 22 है, और यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर भी 23 है। तो सेकेंड रो का एलिमेंट्स लिया गया है और हर एलिमेंट्स में उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, और इस केस में जानते हैं आंसर डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, कितना होगा, 9। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें नहीं जाना है, सिर्फ हमें सिंबल देखकर ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर किस तरह का एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड किया गया है, ठीक है, और उस अकॉर्डिंगली हमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में, मतलब बोर्ड के एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ कंपटीशन के एग्जामिनेशन, जो कि इंजीनियरिंग के कंपटीशन के जो भी एंट्रेंस होते हैं उसके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आज के लेक्चर में हमने आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप
हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।